सरकार लगातार इस बात के लिए काम कर रही है कि ग्राहक के हित किस तरह से सुरक्षित रहें, विशेष तौर पर ऑनलाइन माध्यमों पर। हमारे साथ खास बातचीत के लिए हैं कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी निधि खरे। मैम, आज एक बड़ी बैठक आपने की थी ऑनलाइन फेक रिव्यूज़ को लेकर, किस तरह से उसको किस तरह उससे आगे बढ़ने की बात हुई, इंडस्ट्री का क्या कहना था और हम जो मैंडेटरी होने की बात कह रहे हैं, उस पे कोई टाइमलाइन हम तय कर पाए हैं? तो जैसा कि सभी जानते हैं कि ई कॉमर्स एंटिटी के द्वारा जो एक तरह से जो उनका काम है वो एक्चुअली बढ़ा है। पिछले 4-5 वर्षों में जो हमारे पास ई कॉमर्स से रिलेटेड जो शिकायतें हैं वो भी काफ़ी बढ़ी हैं और लगभग 43% के आसपास सभी शिकायतों में से ई कॉमर्स की शिकायतें दर्ज होती हैं। अधिकांश शिकायतें जो हैं वो इस बात को भी लेकर के हैं कि उन्होंने जब कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज को परचेज़ किया तो वास्तव में रिव्यूज़ के आधार पे उन्होंने किया और रिव्यूज़ मैनी टाइम्स जैसे कंज्यूमर को भी कोई डिलीवरी होता है प्रोडक्ट तो उसमें एक चिट आती है कि अगर आप एक हमें बेस्ट रिव्यू देंगे तो हम आपको कैशबैक देंगे 150 रुपीज़ का या 50 रुपीज़ का। तो इससे भी कंज्यूमर के मन में ये बात आती है कि इसका मतलब है कि जिस विश्वास के साथ उसने रिव्यू के आधार पे बेटर रिव्यूज़ के आधार पे उसने ये निश्चय किया कि वो ये प्रोडक्ट या सर्विस ले, इसका अर्थ है कि ये वास्तव में पेड रिव्यूज़ हैं। तो अब ये एक गंभीर समस्या होती जा रही है कि हम पेड रिव्यूज़, फेक रिव्यूज़ या ऐसे जहाँ पे जब कंज्यूमर चाहता है कि कोई ऑनेस्ट ओपिनियन दे और अगर वो नेगेटिव होता है तो वो फिर ई कॉमर्स एंटिटी उसको ये करने से रोकता है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि कंज्यूमर के जो हित हैं इसमें संरक्षित नहीं हो पा रहे थे। हम लोगों ने 1.5 साल पहले बीआईएस के माध्यम से एक इंडियन स्टैंडर्ड रिव्यू के बारे में हम लेकर के आए थे और उस समय हमने सभी ई कॉमर्स एंटिटीज़ जितने भी हमारे इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं उन सभी को बुला करके हमने उनके साथ इसे शेयर किया और हम उसे एक वॉलेंट्री स्टैंडर्ड के रूप में हम पिछले 1 डेढ़ साल से उसको रखे हुए थे। आज की बैठक में सभी जितने भी ई कॉमर्स एंटिटीज़ लगभग 50 से अधिक लोग उपस्थित हुए और बहुत सारे लोग ऑनलाइन भी उपस्थित हुए। इसमें कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस और डिफरेंट लॉ फर्म्स, लॉ कॉलेजेस, कंज्यूमर एक्टिविस्ट और डिफरेंट इंडस्ट्री एसोसिएशन। इंडस्ट्री एसोसिएशंस, प्लेटफॉर्म्स भी और ई कॉमर्स एंटिटी सभी इसमें उपस्थित हुए और सभी लोगों ने एक स्वर में कहा सर्वसम्मति से कि मैंडेटरी क्यूसीओ इस पर आना चाहिए। फिर भी कुछ इस पर भी सुझाव भी आए हैं, कुछ उनके इनपुट्स हैं, कुछ लैंग्वेज के बारे में भी उन्होंने कहा है। हम उसको सभी को हम लोगों ने अनुरोध किया है कि वो अपने इनपुट्स को भेजें और हम लोग इसको दोबारा से थोड़ा क्लीन अप करके देन वी शुड बी रेडी फॉर अ मैंडेटरी क्यूसीओ फॉर रिव्यूज़। एक और खबर है मैम, पेस्की कॉल्स को लेकर लगातार शिकायतें इस तरह की बढ़ रही हैं, ट्राई की कोशिशें थी, लेकिन कमेटी कंज्यूमर अफेयर्स की बनी थी, उसके सुझाव के साथ आपने पिछले हफ्ते एक बैठक की थी। आगे भी क्या कोई बैठक है और इस पर जो फाइनल लाइन है वो किस तरह की होगी? पेस्की कॉल्स भी एक कंज्यूमर के लिए बड़े न्यूसेंस का सबब बन रहे हैं और अक्सर इसमें ये भी देखा जा रहा है कि कॉल उठा लेने के बाद वो किसी तरह के फ्रॉडुलेंट एक्ट में भी पाया जाता है उन्हें और इससे कंज्यूमर काफ़ी परेशान है। तो एक कमेटी गठित की गई थी हमारे डिपार्टमेंट में अंडर जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल पे। इसमें रिप्रेजेंटेशन सभी लोगों का है जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिनमें ट्राई है, जिसमें डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स उसमें अवेलेबल हैं और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के भी अधिकारी हैं। इन सभी लोगों ने एक ड्राफ्ट गाइडलाइंस का जो मसौदा है वो उसका अध्ययन किया और अभी हाल में जो बैठक हुई उसमें जो सुझाव आए फिर से हम लोगों ने उसको परिवर्तित करके दोबारा से सभी कमेटी मेंबर्स को शेयर किया है और जब उनके सुझाव आ जाएंगे फिर हम लोग इसे पब्लिक कंसल्टेशन के लिए ओपन करेंगे और उसमें हम एक लंबा समय देंगे, मे बी 3 वीक्स टू 4 वीक्स, जिसमें कि हम फिर पब्लिक से भी हम सुझाव लेंगे बिफोर वी मेक एनीथिंग फाइनल और या गाइडलाइंस को फॉर्मलाइज करने से पहले। तो ये भी एक महत्वपूर्ण गाइडेंस के रूप में आएगा कि
खास करके जब हम सीपी एक्ट को देखते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को, कि क्या ये इसका अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस तो नहीं हो रही है इस नाम पे, क्या वो मिसलीड तो नहीं कर रहे हैं। तो इन्हीं आशयों को देखते हुए जो उपभोक्ता संरक्षण का कार्य है वो इस दायरे में लाया जा सकेगा। मतलब हम अगर समझना चाहें तो इसको ये समझ सकते हैं कि जो रजिस्टर्ड नंबर हैं इस तरह के कॉल्स के लिए, अगर उसके अलावा किसी अन्य नंबर से कॉल आती है और ये एस्टैब्लिश होता है कि वो किसी बैंक ने या किसी और संस्थान ने किया है, तो वो ज़िम्मेदार होगा और जो भी कार्रवाई होगी उस पे होगी। एक तो इसमें ये है कि विश्वसनीयता कैसे बढ़ाएं, क्योंकि कई बार जो सरकारी एजेंसीज हैं वो भी कंज्यूमर तक कुछ अपनी बात को कहना चाहती हैं, पहुंचाना चाहती हैं। तो कंज्यूमर एक ये सुझाव आया कि क्या हम एक डेडिकेटेड सीरीज़ को हम ले सकते हैं जिससे कंज्यूमर पहचान जाए कि भाई ये एक सरकारी निकाय से ही उस तक एक मैसेज आया है, और इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, किसी तरह का संकोच रखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे वो हैं जो कि मार्केटिंग कर रहे हैं, यानी टेली मार्केटिंग के माध्यम से जो कंप्लीटली प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसको कर रहे हैं। वो भी मतलब इसमें बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक नीड है। गलती या जो एक रेगुलेशन कैसे लाया जाए वो ये है कि अननेसेसरी अनवारंटेड बिजनेस कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने इसे लिया, नंबर लिया और किसी और को भी पास ऑन कर दिया, तो यदि उपभोक्ता ने किसी के साथ शेयर किया था और वो सडनली कुछ और भी उसको कॉल्स आनी शुरू हो जाती हैं, तो ये एक तरह का न्यूसेंस है जिससे कि उपभोक्ता को संरक्षित होने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमसे बात करने के लिए।